नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। और फिर एक बार युवाओं की टीम लेकर हम आपके पास आ गए हैं और इस बार का सब्जेक्ट कुछ अलग है। अलग इस मामले में है कि पेंडेमिक का 1 साल भी पूरा हो गया है। स्वागत है इनका भी, ठीक है, आप मजबूत हैं तो हम भी मजबूत हैं और लड़ेंगे आपसे और ये लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 1 साल बहुत जो पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, उथल पुथल रही, उसके बाद 1 साल सरकार का, बीजेपी सरकार का पूरा हुआ और चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का भी 1 साल पूरा हुआ। आज जो मेरे साथ युवा हैं मध्य प्रदेश में, हम जानते हैं कि बीते 16-17 सालों में बहुत कुछ बदला है। 2003 का चुनाव बिजली सड़क पानी यानी बीएसपी फैक्टर पर हुआ। आज हम बिजली सड़क पानी सिंचाई इसमें बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी और तीर्थ दर्शन, इन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन मध्य प्रदेश को और भी बहुत कुछ चाहिए, ये बात खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मानते हैं। खासतौर से उनका भी विजन ये है कि हेल्थ, एजुकेशन और इंडस्ट्री के सेक्टर में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आज मेरे साथ वो शहरी युवा है जो हायर एजुकेशन तो ले ही रहा है, पढ़ ही रहा है और अपना कंट्रीब्यूशन भी देना चाहता है अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। लेकिन वो क्या उम्मीद रखता है मध्य प्रदेश की सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया से, और किन चीज़ों को वो पसंद भी करता है, अप्रिशिएट भी करता है। आज यही विषय है हमारा, इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि रेलेवेंट सब्जेक्ट है ये। 1 साल मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे किए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने युवा दोस्तों की तरफ और पहले उनसे एक जल्दी से क्विक इंट्रोडक्शन का एक सत्र हम लेकर, सेशन लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा पूर्वी सोनी की तरफ। पूर्वी, अपने बारे में जल्दी से बता दीजिए। I am Purvi Soni and currently I am pursuing BCom Honours from Excellence College, and I'm also working as a business associate in EduCap, and I'm also working as an intern in International Model United Nations. अरे क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। नयनतारा, मैं आपकी तरफ आऊँ। Good evening everyone. My name is Nayantara. I am a student of 4th year of BLLB from Savitribai Phule Pune University and I wish to make my career in media and entertainment law. बहुत बढ़िया। और यहाँ हमसे वादा कीजिए हिंदी में बात करेंगी आप। जी बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बेहिचक। और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ। चलिए अब मैं आऊँगा डिम्पल की तरफ। Hello sir, my name is Dimple and I'm working with Upgrad. It's a Mumbai-based company and I wanted to see my future in that company only because I feel like past from 3 years I have been confident enough just because of this company only. So I wanted to make my own career. I wanted to open my own franchisee into that. So that's all. अब मैं आऊँगा प्रांजल की तरफ। Good evening, sir. I'm Pranjal Soni, and right now I'm studying in 11th class from St. Mary's School, Bhopal. मेरे ख्याल से हमारी सबसे यंग मेंबर हैं प्रांजल और इनका हम दिल से स्वागत करते हैं। Thank you so much, sir. चलिए मोहित की तरफ मैं चलता हूँ। मोहित के पास। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहित सक्सेना है और मैं शादियां कराता हूँ। मेरा वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। आपको। और बड़ा दिलचस्प काम है शादियां कराना, क्योंकि अब शादियां एक इवेंट भी हैं। चलिए मैं गौरव की तरफ आऊँगा। थैंक यू सो मच सर, ये अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा देने के लिए। एंड एज यू नो आई एम एन यूपीएससी एस्पिरेंट। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तमीशम पांड्या है। मैं यूआईटी आरजीपीवी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मेरी हॉबीज़ है एक्टिंग और योगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा नयनतारा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपका मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, किस तरह आप देखती हैं मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की लीडरशिप को, शिवराज जी को? मैं 2003 में अपने परिवार के साथ हम लोग नासिक से यहाँ आए थे। मुझे आज भी याद है शुरुआत के कुछ 2 साल भोपाल राजधानी होने के बावजूद यहाँ पे 24 घंटे बिजली पानी नहीं मिला करता था। लेकिन कुछ ही सालों बाद ये सारी समस्याएं दूर हुई और इसके अलावा स्वास्थ्य और एजुकेशन, और हमने तीसरी जो बात कही थी वो था इंडस्ट्रीज़। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पिताजी काफ़ी समय तक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एम्प्लॉई थे, तो
उस हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो भारत को सबसे ज़्यादा, खास करके मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब मैं यहाँ आई थी 2003 में, तब मेरे एडमिशन के लिए कई विद्यालयों ने डोनेशन की बात कही थी, लेकिन उसके ठीक 5 साल बाद जब मेरे भाई के एडमिशन की बात हुई, तब सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे उसका दाखिला हुआ था जिस स्कूल में वह चाहता था। तो मुझे ये लगता है कि करप्शन भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। निश्चित तौर पर, और ये जंग तो जारी रहेगी, लंबी लड़ाई है। लेकिन आपकी बातों से जितना मैं अनुमान लगा पाया कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, और बेहतर होने की ज़रूरत बराबर बनी हुई है, ख़ासतौर से एजुकेशन में और हेल्थ में। 2 की आपने बात की, और इंडस्ट्री की तो बात हम इस पर बात करेंगे। तमीशम, आज से 15 साल पहले की बात करें, जब भी किसी बाहर वाले से कहते थे कि हम मध्य प्रदेश से, अरे आप तो वहाँ जनजाति वाले इलाके से हो, तो उनको इतना वो एक्सपोजर नहीं मिलता था। लेकिन जब से नई सरकार आई है शिवराज सिंह चौहान जी की, मैं ये मानता हूँ कि ट्राइबल्स को काफ़ी एक्सपोजर मिला है। हमें जानने को मौका मिला है कि हमारे मध्य प्रदेश में ये ट्राइब्स हैं, इनकी ये फेस्टिवल्स, इनके डांस, इनके सॉन्ग्स, इनसे कितनी नई चीज़ें हमें सीखने को मिली है, कितनी नई चीज़ें जानने को मिली है जो कहीं विलुप्त थी बहुत पहले से। तो सबसे बढ़िया मेरे को ये लगा है कि ट्राइबल्स को काफ़ी इसमें प्रोत्साहन मिला और आगे भी मिलना चाहिए। जैसे भोपाल हाट लगता है हमारा, कितना सुंदर है कि कई प्रजातियाँ, जनजातियाँ अपने मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डाउन ट्रोडन एक जो समाज का डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसके लिए काफ़ी कुछ हुआ है, ऐसा आपको लगता है? चलिए डिम्पल, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या कहेंगी हमारे पॉलिटिशियन से, और अगर आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ही कुछ कहना हो ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के जरिए, तो आप उनसे क्या कहेंगे? माय मेजर कंसर्न इज लाइक दैट कि सर उन्होंने मेट्रोज तो चालू कर दी, बट एमपी में बहुत ज़रूरत है जॉब्स की, बहुत ज़रूरत है कॉरपोरेट को आने की, ताकि बच्चे जो आज के जो बढ़ रहे हैं उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद की सिटीज़ में ही काम करें। आज आप खुद देखेंगे कि बच्चा 18 ईयर्स के बाद बोलता है कि मुझे अब्रॉड जाना है स्टडीज़ के लिए, मुझे, क्योंकि पता है कि कुछ जॉब के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर, सैलरीज भी इतनी नहीं है। सो इफ़ यू वांटेड टू मेक अ सिटी मेट्रोपॉलिटन, यू हैव टू ब्रिंग कॉर्पोरेट इनटू द सिटी फर्स्ट। सर, मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो घर की राजनीति है, इसीलिए हमारे यहाँ के जो सीएम है, तो स्टेट के जो सीएम है वो हमारे मामा है, इसीलिए वो घर की राजनीति है। वो एक परिवार है, वो हर एक व्यक्ति को अपना परिवार ही कंसिडर करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि कमलनाथ जी असहमत हुए आपसे, तो कमलनाथ जी अगर असहमत हुए तो मेरे ख्याल से कोई और विचार होगा उस समय मेरा। तो अच्छा, जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये घर की राजनीति है, तो यहाँ पे जैसा हम सभी जानते हैं मामा में 2 माँ आता है, तो उससे नियरनेस ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो घर की राजनीति, अभी इसका स्तर बहुत अच्छा बना हुआ है, इसका स्तर अभी इतना नीचे नहीं गया है जैसा हम दूसरे स्टेट्स में आज की तारीख में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल। तो हमें ये कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति भी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोगों की सोच भी बहुत ऊंची है, और यहाँ पे विकास भी ज़रूर होगा आने वाले समय में। सर, मेरा मानना ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ गुड, पर मेरे हिसाब से जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो चीज़ चल रही है, मतलब मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टार्टअप्स में बहुत हेल्प मिलने की ज़रूरत है, जैसे कि मिल रही है या मिलने की ज़रूरत है अभी हाँ। अभी वो स्लोगन में ज़्यादा दिखती है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मतलब बोला ना जाए, उसको मतलब अप्लाई किया जाए, ज़मीन पे उतारा जाए। बिल्कुल सही। जैसे कि मैं कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल जो कोरोना से पहले का जो टाइम था, वो स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ था। कुछ कॉन्फ्रेंसेज हुई थी जिसमें जैसे कि मिडिल क्लास या जो इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने स्टार्टअप ओपन किया है, तो उनकी डायरेक्ट मुकेश अंबानी से बात हो रही थी और वो अपने आइडिया शेयर कर पा रहे थे। मतलब मुझे लग रहा है कि एक्सपोजर मिलना ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टअप्स को लेकर। स्टार्टअप के लिए मतलब आप कॉर्पोरेट हम ला हैं सकते हैं, वो अलग चीज़ है, पर मुझे लगता है जो यहाँ पर है वो स्टार्टअप्स में काफ़ी मेहनत करते हैं और उनको एक्सपोजर मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कार्यक्रम के जरिए आप सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि स्टार्टअप के लिए और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ये जो कार्यक्रम है, बिल्कुल ये ज़मीन पर उतरे। बिल्कुल सही। चलिए, हम सबसे हमारी जो छोटी और युवा मेंबर हैं प्रांजल, आप क्या सोचती हैं प्रांजल? सर, मैं बस यही चाहती हूँ कि भोपाल में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आए ताकि हम लोगों को बाहर ना जाना पड़े। स्कूलिंग ऐसा है कि स्कूलिंग थोड़ी बेहतर होती जा रही है, बट एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता जा रहा है कि बच्चे बस मार्क्स के पीछे ही पड़े हुए हैं।
उनको मार्क्स के अलावा और कुछ नहीं दिखता, बस मार्क्स चाहिए, मार्क्स अच्छे आएंगे तो कॉलेज अच्छा मिलेगा, कॉलेज अच्छा मिलेगा तो लेकिन वो अच्छी कॉलेज जॉब। मध्य प्रदेश का नहीं होगा। जी मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो मुंबई, दिल्ली, पुणे के अच्छे कॉलेज मिलेंगे। जी, तो यही सब मार्क्स के पीछे जो दौड़ा जा रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें जो इंसान का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक रहा है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन के कारण वो जो इंसान का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं नीचे जाते जा रहा है। तो मैं यही कितनी चाहूँगी। कितनी क्यूट बात कही आप, और कितनी सच बात कही आपने, जी कितनी सुंदर बात कही, और इस Thank you. टेंडर एज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात लाइक कही। सच में प्रांजल इतनी छोटी होकर कि उसे पता है कि अभी क्या चीज़ों की ज़रूरत है, शी नोज अबाउट इट, एंड इन दिस अर्ली स्टेज उसे पता है कि आफ्टर 12th मुझे क्या करना है, एंड शी इज़ नॉट रनिंग लाइक कि मुझे सिर्फ स्कोर करना है, मार्क्स स्कोर करना है। प्रांजल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें ये सोचना है कि तुम कैसी अच्छी इंसान बन सकती हो और तुम्हारा सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है एज अ ह्यूमन काइंड सर। इसमें आप देखिए, हमारे यहाँ एक अध्यात्म का मंत्रालय भी है मध्य प्रदेश में, आनंद मंत्रालय जिसके लिए कहा जाता है। क्या आप ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपका स्कूल, आपका कॉलेज आपको जीवन का दर्शन भी सिखाए? यस हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस पे ये सब तो बोलना होना चाह ही रहे हैं। चाहिए कि मतलब सेल्फ वर्थ आपको दिखाना, आपको खुद का नज़रिया पता करवाना, सेल्फ रियलाइजेशन करवाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पढ़ाई रट्टाफिकेशन करके कोई भी पास हो सकता है सर, बट इंसान को खुद को एक्सेप्ट करवाना ये सिर्फ एक स्कूल और एक कॉलेज ही करवा सकता है। जहाँ तक रटने की बात है तो मैं तो लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं जाहिर सी बात है ये कहूँगी कि आर्टिकल, सेक्शन, CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कितना भी कोई मना करे कि रटना नहीं चाहिए पर रटना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है ये हमें ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ इस तरीके से, नीतियों का इस तरीके से निर्माण किया जाए कि जब वो जनता तक पहुँचे तो उन्हें लगे कि बिना किसी माल एडमिनिस्ट्रेशन के उन तक कोई भी सुविधा या कोई भी जानकारी उनको पहुंच रही है। इन बिटवीन दिस पेंडेमिक मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पे पड़ा है वो है फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री और इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम। काफ़ी सारे स्कूल बच्चे का इनरोलमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके माता पिता किसी न किसी कारण से फीस नहीं भर पा रहे हैं, और अगर रोज़गार भी हैं तो उनको उतनी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से वो घर के अलावा बच्चे के एजुकेशन पे भी ध्यान दे पाएँ। और प्राइवेट स्कूलों में ये समस्या मैंने ज़्यादा देखी है। इसके अलावा मेरे पिताजी, क्योंकि मेडिसिन इंडस्ट्री मैंने काफ़ी करीब से देखी है पैदा होने से आज तक, तो बिजनेस सेक्टर जो है फूड और मेडिसिन का, भले ही लोग ताने कसते हैं कि भाई आप तो मेडिसिन इंडस्ट्री वालों में से आपने खूब कोरोना चांदी में काटी काफी होगी कमाया आपने। होगा। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, ये तो बड़ा आप रहस्योद्घाटन कर रही हैं। ऐसा हाँ, हम भी यही सोचते हैं कि मेडिकल स्टोर्स और मेडिसिन, हाँ सबसे ज़्यादा कमाया हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी नियम थे कि एक सर्टेन रेट के बाद, एक सर्टेन MRP के बाद आप चलिए नहीं बेच सकते। बिल्कुल, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि क्योंकि ये मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, मुझे नहीं मालूम उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, लेकिन वो ये कह रही थी कि भारत में करीब करीब 12 करोड़ जो कवर था मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास का, वो इस पेंडेमिक में कम होकर 8 साढ़े 8 करोड़ रह गया है। यानी 3 साढ़े 3 करोड़ परिवार मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास के लेवल से नीचे आ गए हैं। चलिए तमीश, हम आप क्या करें? सर मैं थोड़ा सा टॉपिक पे और आना चाहता हूँ कि जैसे हम यदि इतिहास की बात करें तो जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश आया था अस्तित्व में, तब से हम आज तक देखें तो मध्य प्रदेश को एक स्थायी सरकार बिल्कुल नहीं मिली है। यदि हम श्री कैलाशनाथ काटजू जी को छोड़ दें या फिर श्री दिग्विजय सिंह जी को छोड़ दें, उसके बाद फिर सर बीते 15 साल तो पूरी मजबूत सरकार रही। जी जी। तो हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी जब अस्तित्व में, तो उनके पास इतना समय था कि वो विकास कर सके मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश को एक स्थायी नेतृत्व ही चाहिए, शिवराज सिंह चौहान जैसा, भले ही फ्यूचर में कोई और हो, लेकिन एक स्थायी नेतृत्व हो जिससे मध्य प्रदेश आगे विकास कर सके। क्योंकि यदि बीच बीच में हम बदलते रहेंगे तो फिर कहीं की नैया किसी की पार नहीं लगेगी। सर कुछ साल पहले जब मेरे एक दोस्त अपने परिवार के साथ आए भोपाल, तो उन्होंने कुछ ब्रांड्स के बारे में पूछा कि ये यहाँ पर हैं क्या, ये आइसक्रीम यहाँ मिलेगी क्या। मेरे लिए वो
सही सौभाग्य से वो ब्रांड आइसक्रीम का यहाँ था, मेरी जानकारी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। चतुराई से मैंने उस बात को टाल दिया। लेकिन आजकल विकास और प्रगति का पैमाना ये भी है कि आपके शहर में ब्रांड्स हैं कि नहीं हैं। आपको क्या कभी अपने मध्य प्रदेश को लेकर ऐसी स्थिति आती है कि आप पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, नागपुर जाते हैं और आपको लगता है कि हमारा भोपाल, इंदौर तो फिर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन भोपाल या हमारा सागर या हमारा ग्वालियर या हमारा जबलपुर ऐसा क्यों नहीं है, और नहीं है तो कब तक होगा? इस सवाल पर मैं आप लोगों की तरफ से आऊँगा। ब्रांड्स के बारे में कहें तो एमपी में बहुत ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि नहीं है, बट ये चुभती है बात डिम्पल आपको? चुभती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप मुंबई में हो, मुंबई में जॉब कर रहे हो, तो काफ़ी लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, यार ये तो गांव से आई है, ये तो गांव से आई है, इसके वहाँ पे थोड़ी स्टारबक्स होगा, वहाँ पे थोड़ी H&M होगा, वहाँ पे थोड़ी मैंगो होगा, इससे क्या पता ब्रांड्स का क्या होता है। बट मुझे यही लगता है कि ये चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, जैसे स्टारबक्स जो एक काफ़ी वेल टू डू कॉफ़ी वाला, जिसे लोग बहुत चाह कर पीने के लिए इतना महंगा पैसा देना खर्च करना जानते हैं, वो चीज़ आ चुकी है। H&M आ चुका है। बट मुझे लगता है एमपी में लोगों को इतना ज़्यादा ब्रांड हॉलिक भी एमपी में लोग नहीं हैं, वो लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना भी नहीं चाहते इन चीज़ों में। बहुत ऐसे हायर सोसाइटी वाले लोग होंगे जिन्हें पसंद है खर्च करना, बट जो लोअर है, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, वो नॉर्मल स्टोर से भी खुश हैं। क्या आप लोग ये भी फील करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस को अब इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे भी बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए? वो हमें बताएं कि 2030 का भोपाल कैसा होगा। सर जैसे आपने पर कैपिटा इनकम की बात कही थी, सर जब शिवराज सिंह जी आए थे तब मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 15,900 कुछ रुपए थी, जो आज 2017-18 में आकर कुछ 55,000 के आसपास चली गई है। सर ये काफ़ी बड़ा फिगर आप कोट कर रहे हैं। सर ये क्योंकि डेटाज है, मैं नहीं कहता, ये डेटाज कहते हैं सर। और कुछ और अपडेट डाटाज भी होने चाहिए थे आपके पास सर, है पैंडेमिक और के बाद भी है। क्या स्थिति है? जैसे सर आपने एक बात कही थी इकोनॉमिक्स वाली, सर पहले बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, उसके बाद हम लग्जरीज में जा सकते हैं। सर मैं जब कक्षा पहली में थी तब मैं देखती थी कुछ जो गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर्स हैं उनकी खिड़की दरवाजे सब बुरी तरीके से नोचे हुए हैं और वो जर्जर हालत में हैं। मैं जब 5वीं में आई तो भी वो उसी हालत में दिखे, मैं 10वीं में आई मैं तब भी वो उसी हालत में थे, अब जब मैं 5वें साल में प्रवेश करने वाली हूँ तब भी वो उसी हालत में हैं। और काफ़ी बेरोज़गार लोग और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग झोपड़ियों में रहा करते हैं। क्यों ना उसका विकास करके और उस इलाके का दूसरा नाम देके अगर सरकार वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के अंडर उनको निवास दे दे तो बेहतर होगा। मुझे इनका एक्सप्रेशन नयनतारा का बहुत अच्छा लगा कि वो नुचे हुए ही लगते हैं, ऐसा लगता है कि उनसे कोई छीन कर ले गया है, किसी ने कुछ नोच लिया है उनसे। खिड़की दरवाजे दिखते नहीं हैं, कई बार वो समाज विरोधी तत्वों का अड्डा भी बन जाते हैं, वहाँ शराब पी जाती है, कई बार हमने कई बड़े क्राइम भी वहाँ देखे हैं। तो ये वाकई एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। तमीशम सर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी स्कीम्स मध्य प्रदेश में चल रही है श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मंत्रिमंडल द्वारा, वो लोगों तक पहुँच भी रही है, पर यह है कि लोगों में उसके प्रति जागरूकता भी हो कि हाँ आपके लिए जैसे लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है तो आप इसको समझिए, और संबल योजना कितनी अच्छी अभी शुरू करी। और अभी एक मैं अप्रिशिएट करूँगी थैंक्स मॉम करके जो इनने योजना चालू करी है कि एक अपने मदर के नेम पे आप एक प्लांट लगाए और उसको आप केयर करिए ताकि आगे जाके वो आपकी जनरेशन को एक आपकी जनरेशन के लिए काम आए। तो इस तरह के जितने भी स्कीम्स हैं मैं चाहता हूँ कि ये और ज़्यादा मध्य प्रदेश में विकसित हो। आप क्या जोड़ना चाहेंगे? तो मैं 2 चीज़ों के बारे में छोटी चीज़ जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसमें यूथ का कितना बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से मैं चाह रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे आप हाथ उठाकर बताइए, आप लोगों को क्या लगता है यूथ का कितना इन्वॉल्वमेंट है जो कुछ चल रहा है उसमें? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाथ उठाना यही मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि मैं टॉपिक से थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, एलजीबीटी की तरफ। जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर्स वगैरह, मैं चाहता हूँ कि हमेशा मतलब मैंने बात भी की है कुछ लोगों से कि इनकी प्राइड होती है, एलजीबीटी प्राइड की, मतलब बहुत बार मैंने देखी है, बहुत टाइम पर मैं उसका पार्ट भी रहा हूँ। मैंने उनके बारे में देखा है कि वो हमेशा चुनाव का टॉपिक होते हैं कि मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए हेल्प करूँगा या जो भी होगा,
पर उनके लिए कोई एक्शन नहीं होता है। बहुत अच्छा हुआ 377 हट गया, पर उसके आगे भी बहुत सारे रूल्स अभी रेगुलेशंस हैं जो उनको प्रॉब्लम करता है। तो मैं चाहूँगा उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डले। निश्चित, लेकिन ये एक समाज का भी विषय है बिल्कुल। कि समाज को भी जो उसकी सोच है, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? जी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर और जितने भी मेल और फीमेल है उसको नॉर्मलाइज करना चालू कर दें लोग, ताकि लोग उसे अब बिहेवियरल नॉर्मलसी की तरफ नॉर्मलसी की तरफ, दैट दिस इज द लाइक द नॉर्मल थिंग। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हम खत्म करें, ह्यूमिलेशन करना बंद करें इस चीज़ पे, ह्यूमिलिएशन बंद करें कि वो भी ऐसे ही पैदा हुए हैं, हाँ उनका हक है जीना। हाँ, वो क्यों समाज में प्रूफ करते रहे हर टाइम अपने आप को कि प्लीज हमें एक्सेप्ट करो। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल ठीक। नॉर्मलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आपकी जनरेशन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। Yes. आप ईश्वर ने अलग बनाया है हर किसी को, हम सब अलग हैं, वो भी एक कम्युनिटी है, उनकी सोच है, हम उसका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उसको उपेक्षा, घृणा और नफ़रत से देखना ये ठीक नहीं। इसमें मैं फिर सबसे छोटे मेंबर की तरफ आऊँगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी प्रांजल, कुछ और प्रांजल बातें हमसे करिए कि क्या आप और सोचती हैं, फिर मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूँ। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल में जो सारी किताबें होती हैं वो थोड़ी प्रिसाइज, और मैंने ये चीज़ भी देखी कि पहले के टाइम पे जब मेरी जो दी पढ़ा करती थी उनको महाभारत और रामायण पढ़ाया जाता था, और अब हम ये कहीं पे भी नहीं देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और यही सारी चीज़ों से हम लोग सीखते कितने लोग हैं। सहमत हैं आप इनसे? बिना किसी मॉडेस्टी के बता, आप असहमत हैं? सभी सहमत हैं। वाह। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि रामायण महाभारत जो हमें बचपन से जो आना चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए स्कूल में, किताबों में हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी विकास होता है इंसान का। जो अभी हमने पेंडेमिक में टीवी में देखा तो कितना कुछ सीखा, ये हम अगर स्कूल में ही सीख लेते तो बहुत ज़्यादा बदलाव पहले ही आ जाता। शिवराज जी, एक सबसे यंगर मेंबर जो हैं हमारे इस खास प्रोग्राम की, वो ये भी आपसे बात कह रही हैं कि कृपया जो वैल्यू बेस्ड हमारे एपिक्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनको किसी न किसी रूप में, आप कोई भी रूप उनका बना सकते हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हम किसी न किसी रूप में उनको एक बढ़िया कैरिकुलम का हिस्सा और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हम उसको ले सकते हैं। वो तो अपने आप में ही वैज्ञानिक हैं, मुकम्मल हैं अपनी तरफ से। कंक्लूड करूँगा मैं इस सवाल के साथ, आप सभी मुझे बताइएगा कि मुख्यमंत्री अच्छा है, कैप्टन अच्छा है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं, हम देखते हैं कि हर पार्टी, इसके पहले कमलनाथ जी की सरकार में भी हमने देखा कि आप कहते हैं हम अपने मिनिस्टर्स का असेसमेंट करा रहे हैं, बड़ा गोपनीय होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। शिवराज जी की तरफ से भी ये बात आती है कि मंत्रियों का मूल्यांकन कराया जा रहा है। क्या ये बहुत एक ऐसी प्रोसेस हर साल नहीं होनी चाहिए कि मंत्रियों का मूल्यांकन परफॉर्मेंस के लेवल पे सामने आना चाहिए, जनता के सामने बिल्कुल क्लियरली रखना चाहिए, ये मिस्टर अच्छे, ये मिस्टर मेहनत करने की ज़रूरत, और ये तो खराब ही हैं। जी, मैंने ये देखा है कि हमारा लीडर अच्छा है, हमारा मुख्यमंत्री अच्छा है, ये हम सब जानते हैं, तभी इतनी बार हमने और हमारी जनता ने चुनाव किया। लेकिन जो असेसमेंट वाली बात कही गई है इंडिविजुअल लेवल पे, सर वहाँ पे शुरुआत में ये होता है कि आटे में नमक के बराबर झूठ होता है, लेकिन जनता तक पहुँचते पहुँचते आटा गायब और नमक ही नमक हो जाता है। और सर तालीम ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर कोई भी नीति हम चाहते हैं कि उसका पालन हो, वो जनता तक पहुँचे, सेवाएं या शिक्षण में कोई भी गतिविधि या नया आयोजन, तो सर इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि माल एडमिनिस्ट्रेशन वो कैप्टन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ सर, मैं भी यही चाहूँगी कि देयर इज़ लाइक ओपननेस, लाइक पता होना चाहिए कि इंसान की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस सामने आना चाहिए कि ये परफॉर्मर अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन क्वालिटी। प्रांजल ने कहा कि रामायण महाभारत लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश में चाहे बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, मालवा निमाड़ी हो, हर रीजन में अपने अपने तरीके से ये बोली जाती है, सबको सिखाई जाती है, तो ये वहीं से प्रचलित होकर के लोगों के अंदर आएगी। तो इसके प्रति ज़्यादा और जागरूकता हो कि
मैं मालवा का हूँ, मैं बुंदेलखंड का हूँ, मैं बघेलखंड का हूँ, नहीं, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं मध्य प्रदेश की हर चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एक ठीक ये, और बात दूसरा है। ये जो अपना मध्य प्रदेश, ये फीलिंग सुख का साथी मेरा मध्य प्रदेश। बिल्कुल ठीक बात। हम मध्य प्रदेश के हैं, हम रीजन्स में बटे हुए नहीं हैं। जी। और दूसरा ये जो मंत्रियों का असेसमेंट है, तो सर वो तो साफ सामने हमको दिख ही जाता है किसी ना किसी तरीके से, कि यदि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ही देखें, उससे हमें समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ऐसी बेसिस पे हम आगे उनको चुनाव करते हैं। गौरव, ई गवर्नेंस का मेरे ख्याल से मुझे लगता है सहारा हमें लेना चाहिए। सारा जो भी असेसमेंट होता है वो इंटरनेट की दुनिया है, सभी एक्सेस करते हैं, तो वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि लोगों तक पहुँचे, सब लोगों तक पहुँचे। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक चीज़ सबसे अच्छी हुई है, वो ये संचार क्रांति। इसने लोगों तक फ़ोन पहुँचाया, इंटरनेट पहुँचाया। तो जब ये आ गया है लोगों के हाथ में, तो मेरे ख्याल से हम सभी का असेसमेंट प्रॉपरली अपने हिसाब से कर सकते हैं, और किसे चुनना है किसे नहीं चुनना, ये हमारा डिसीजन हो सकता है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिवराज जी जब से हमारे सीएम बने हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में ग्रोथ तो हुआ है। पहले 9% था जीडीपी में ग्रोथ, अब 12% हो गया है। तो आगे भी हमें उनसे उम्मीद है कि वो फिर 15% हालांकि करें। पेंडेमिक ने सारे आंकड़े शेकअप कर दिए हैं, अब सब नीचे है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि पहले जो इम्प्रूवमेंट्स रहे हैं, ट्रेंड शिवराज जी वही लेकर चलें। जी, उनने खुद ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, किसी ने उनसे पूछा था कि आप 13 साल रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम, तो आपका पेट नहीं भरा अभी? तो उनने बोला था अभी पेट नहीं भरा है, अभी मेरे पास एक रोड मैप है जो मैं अपनी जनता को दिखाना चाहता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश का विकास और इतना बचा है, वो करके ही मामा जी का होगा, और कोई चाचा नहीं करेगा, वो मामा जी ही करेंगे निश्चित तौर पर। और अगर इस देश के राजनेताओं की भूख विकास को लेकर हो और चेयर को लेकर ना हो, कुर्सी को लेकर ना हो, उनका विज़न जो हो वो विकास का विज़न हो, और विकास के विज़न को लेकर वो आगे बढ़ना चाहें, तो लोग भी उनको टर्म देने में पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक उम्मीद जगती है आपसे बात करके। हालांकि अधिकांश लोगों ने बहुत गरिमा से अपनी बात की, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम शायद और तीखा हो सकते थे, लेकिन आपने उससे अपने को अलग रखा, जो इस मामले में बेहतर है कि आलोचना होनी ज़रूर चाहिए, लेकिन वो बिटवीन द लाइन समझ में आए तो वो ज़्यादा अच्छी बात मानी जाती है। शिवराज जी, आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये युवा मानते हैं कि आप मध्य प्रदेश को एक ठीक रास्ते पर लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन इन नौजवानों की जो अपेक्षाएं हैं, इन पर अभी से आपको अमल करने की भी ज़रूरत है, जिसमें बेहतर शैक्षणिक संस्थान, जिसमें बेहतर रोज़गार के अवसर और जिसमें बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़, ये तीनों चीज़ें, और उद्योगों का निवेश मध्य प्रदेश में, ये चीज़ें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश का श्रृंगार अभी आप कह सकते हैं कि बचा हुआ है। और ये श्रृंगार जिस दिन मध्य प्रदेश का आप पूरा कर देंगे, आप भी एक ऐसे कालजयी मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाएंगे कि न भूतो न भविष्यति। उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं हैं। तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो के एपिसोड में, आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार एक और सब्जेक्ट लेकर नौजवानों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।